स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि नायाब तहसीलदार की हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाते हैं। और उसी के अंदर हमने पॉलिटी सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल और सिटीजनशिप कवर कर चुके हैं। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अलावा कैट यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो पुरानी वीडियोस हैं उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 है दे प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। स्टेटमेंट 2 है दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ द स्टेट। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो जिसमें हमारी स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि दे प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाती है। और जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो कहती है कि दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जो हमारी स्टेट है उसको एब्सोल्यूट पावर्स को लिमिट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब स्टेट ऐसा नहीं कर सकती कि जो अपनी एब्सोल्यूट पावर्स हैं उनको हमारे ऊपर इम्पोज कर सके। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have often been referred to as conscience of the Indian Constitution. They help guard, statement 1, against the misuse of state power, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। और मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटीज। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर। तो जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है ना, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, वो क्या कहता है कि द राइट टू फ्री स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। मतलब अगर हमें राइट टू फ्री स्पीच है तो उसी के अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो गलत हैं तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उसके बारे में बात कर सकें या उसके अगेंस्ट हम अपनी तरफ से रोष जता सकें। और दूसरी जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटीज़। तो जो हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है वो प्रोवाइड करता है हमें माइनॉरिटीज़ को विद द राइट टू कंजर्व देयर रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज। तो जो स्टेटमेंट 1 और 2 है दोनों करेक्ट हो जाती हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स या प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या करता है? वो जुडिशरी को पावर प्रोवाइड करता है टू रिव्यू द लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। मतलब जो हमारी जुडिशरी है उसको ये पावर दी गई है आर्टिकल 13 के अंदर कि जो भी लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं वो उनको रिव्यू कर सकती है, और अगर उसे गलत लगे तो उसे क्वैश भी कर सकती है या नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकती है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 13 वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 19। तो जो आर्टिकल 19 है वो हमको सिटीजन्स को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज टू एक्सपोज द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 3 है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या करता है कि सेफ गार्ड करता है लाइफ्स को किसकी? सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या करता है? वो जुडिशरी पावर प्रोवाइड करता है
कि जुडिशरी जो है ना वो रिट्स इशू कर सकती है आर्टिकल 32 के अंदर अगर कोई भी ऐसा लॉ पास किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो जो हमारी चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इज द स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है पार्लियामेंट, ऑप्शन 3 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑप्शन 4 है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना वो फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसलिए इसको ना गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ना आर्टिकल 32 के अंदर जो हमारा सिटीजन है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। तो इसी वजह से इसको गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिनाइड टू फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया बट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स। स्टेटमेंट 1 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट 2 है राइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटमेंट 3 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्टेटमेंट 4 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 3 एंड 4, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 एंड 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लॉ है ना उसकी नज़र में फॉरेनर्स और इंडियंस ना एक बराबर हैं, लेकिन अगर दोनों ऑफेंस करते हैं ना तो उन्हें उनके कन्विक्शन के लिए या उनको कन्विक्ट और ट्राई किया जा सकता है डिफरेंट ग्राउंड्स पे। फॉर एग्जांपल जो फॉरेनर्स हैं ना वो इंटाइटल्ड नहीं है फ्री स्पीच के और उनको किसी भी तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है हमारे लॉ में। तो अगर उन्हें उस बेसिस पे अगर उन्हें ट्राई किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है तो इस दोनों मामलों में इंडियंस और फॉरेनर्स के जो राइट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है बी, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है और जो स्टेटमेंट 2 है वो दोनों करेक्ट हैं कि इन दोनों के बेसिस पे इंडियंस और फॉरेनर्स को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिनाई किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है राइट टू वोट, स्टेटमेंट 2 है राइट टू एजुकेशन, स्टेटमेंट 3 है राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ना राइट टू वोट देखते हैं। जो राइट टू वोट है ना वो ना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आर्टिकल 326 में हमारे मेंशन किया गया है कि राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके अलावा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना वो हमें दिया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन and has the right to know how government works and what role does it play, what are its functions and so on। तो जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होता है और जो हमारा बचा राइट टू एजुकेशन वो हमारा आर्टिकल 21A है। तो यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, स्टेटमेंट 2 है अबॉलिशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ना प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये हमें राइट टू इक्वालिटी होता है वो होता है आर्टिकल 14। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना ये हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 29 एंड 30 में।
तो जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाती है। उसके अलावा अबॉलिशन ऑफ इनइक्वालिटी जो है उसकी ना जो बात की गई है वो एटमोस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की गई है और उसमें भी यही कहा गया है कि इट सेज दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज शुड बी मिनिमाइज्ड। वहाँ पे भी इनको मिनिमाइज करने की बात की गई है, अबॉलिशन इनकी कंप्लीट अबॉलिशन की बात वहाँ पे भी नहीं होती। तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 और 3 है वो इनकरेक्ट है। उसके अलावा जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल है वो आर्टिकल 14 के अंदर आता है और इसी वजह से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 1 ओनली और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। हमारा ऑप्शन 1 है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 2 है पार्लियामेंट, ऑप्शन 3 है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज द रिस्ट्रिक्शंस हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स है ना वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी होगा ना, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही लगाई जाएंगी। तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स 2 एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है wearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of Sikh religion. Explanation 2 है the Hindus in this context include Sikhs, Jains and Buddhists. Next क्या है freedom of religion is as a fundamental right does not mean that statement 1 the government cannot intervene in religious affairs. Statement 2 the government cannot ban a religious practice. Statement 3 the government cannot take over the administration of religious shrine. इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन 1 है 1 and 2, ऑप्शन 2 है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा इंडिया है ना वहाँ पे सभी को अपना धर्म चूज करने और उसकी प्रैक्टिस करने की फ्रीडम मिली हुई है। उसके साथ ही साथ हमें ये फ्रीडम भी मिली हुई है कि हम चाहें तो किसी भी धर्म को प्रोफेस करें, फॉलो करें या प्रोपोगेट करें। उसके अलावा अगर हम ना चाहें ना, मतलब अगर हम चाहें कि हम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते या प्रोफेस नहीं करना चाहते या प्रोपोगेट नहीं करना चाहते तो उसकी भी हमें हमारा फंडामेंटल राइट ये कहता है कि हमें उसकी भी आज़ादी है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना उसकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। मतलब अगर गवर्नमेंट को पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर वो सर्टेन लिमिटेशंस लगा सकती है, लेकिन वो उसको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकती। तो इससे हमारे जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों करेक्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है इन मैटर्स ऑफ रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इवल्स। जैसे क्या होता था कि बहुत टाइम पहले ना सती प्रथा चलती थी और वो धर्म के नाम पे चलती थी। लोगों को कहा जाता था कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अगर उसको सती नहीं किया जाएगा तो जो हमारे भगवान है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है और सती प्रथा को बैन करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन किया है और उसके अलावा बाइगैमी को बैन कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनमें इंटरवीन कर सकती है, लेकिन वो हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया आर डिटरमाइंड ऑन द स्टेट वाइज बेसिस। ऑप्शन 2 है स्टेटमेंट 2 है रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन नेशनल बेसिस ओनली। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि ऑप्शन 1 करेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो
तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है ना, पहले उनके बारे में देख लो कि वो कौन होती हैं। रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो माइनॉरिटीज होती हैं। पहले मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बता रहा हूँ। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो माइनॉरिटीज होती हैं कि जिनकी जो मदर टंग होती है ना वो डिफरेंट होती है मेजॉरिटी ऑफ दैट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब एक अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसमें अगर मेजॉरिटी में लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और उसमें कुछ माइनॉरिटी हैं जो लोग हैं वो उनकी एक अपनी मदर टंग है, तो जो कम बोलने वाले लोग होंगे ना, जो उस लैंग्वेज को कम बोलने वाले लोग होंगे, उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज। ठीक है, और उसके अलावा ना एक जजमेंट आई थी 2002 में जिसका नाम था जजमेंट केस था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑन द वेरियस कंटेंशंस दैट स्टेट, सेंटर और पर्टिकुलर रीजन विद इन अ स्टेट may be considered as basic unit for protection of rights of minority। और उसने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रिंसिपल भी सेट आउट करते हैं। वो कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, नॉट टू इंडिया एज अ होल। मतलब कि वो कहते हैं कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है, लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस, वो सिर्फ स्टेट बेसिस पे मिलेगा, ना कि इंडिया बेसिस पे। ठीक है, तो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है इसमें हो जाती है स्टेटमेंट 1 ओनली। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है A, दैट इज 1 ओनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज ए स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 लीगल राइट, ऑप्शन 2 राइट टू कन्वेंशन, ऑप्शन 3 फंडामेंटल राइट, ऑप्शन 4 मॉरल राइट। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो है आर्टिकल 32। उसमें वो हमें रिट्स इशू कर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर देता है, और 5 तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। एक होती है हैबियस कॉर्पस, सेकंड होती है मैंडमस, थर्ड होती है प्रोहिबिशन, फोर्थ होती है को वारंटो, फिफ्थ होती है सर्जरी। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। तो राइट ऑप्शन है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्स ऑफ मैंडमस इज ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट, इट कैन बी इशूड टू। स्टेटमेंट 1 है गवर्नर्स, स्टेटमेंट 2 है ट्रिब्यूनल्स, स्टेटमेंट 3 है इंफीरियर कोर्ट्स। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले ना मैंडमस देख लो, मैंडमस क्या होता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। It can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose। लेकिन जो रिट ऑफ मैंडमस है ना वो कुछ लोगों के अगेंस्ट या कुछ जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती, और उसके अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल्स और उनकी प्राइवेट बॉडीज होती हैं उनके अगेंस्ट भी ये इशू नहीं होती। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं वो देख लो। सबसे पहले अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, सेकंड है टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, नेक्स्ट व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, नेक्स्ट टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, नेक्स्ट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो क्योंकि ये गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं होती, तो जो इसमें हमारी स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाती है, और जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 है वो करेक्ट है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफरेंस between writs of prohibition and surgery। Statement 1 है while prohibition is available during the pendency of proceeding,
and surgery is available only after the order has been passed. Second statement है while prohibition is available against judicial authorities only, surgery is applicable to administrative authorities only. तो सबसे पहले ना सर्जरी के बारे में देख लो कि सर्जरी क्या होती है. अगर सर्जरी को अप्लाई करना हो ना, द ऑर्डर शुड हैव बीन ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट. मतलब अगर इंफीरियर कोर्ट है, मान लो सिविल कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, जिस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्वैश कर दे तो वो आएगा सर्जरी के अंदर. तो इट अप्लाइज टू द डिसीजंस ऑफ ऑफिसर्स ट्रिब्यूनल्स हैविंग लीगल अथॉरिटी. बोथ द रिट्स आर इशूड अगेंस्ट लीगल बॉडीज. तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और जो हमारी क्या कहते हैं स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाएगी. उसके अलावा प्रोहिबिशन के बारे में देख लो. प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप एंड इट्स पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर. मतलब प्रोहिबिशन का मतलब होता है, पॉपुलरली इसको कहा जाता है स्टे ऑर्डर कहा जाता है. इट इज इशूड व्हेन लोअर कोर्ट और बॉडी ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द लिमिट ऑफ पावर्स वेस्टेड इन इट. मतलब कि अगर कोई लोअर कोर्ट कुछ ऐसी पावर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करे जो उसकी पावर्स के अगेंस्ट है, या वो ऐसे डिसीजंस दे जो उसकी पावर जिसकी पावर उन्हें दी नहीं गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन. तो जो हाई कोर्ट होगा तो वो प्रोहिबिट कर देता है लोअर कोर्ट्स को. हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया या अपर कोर्ट्स हो गए, जब वो लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट करेंगे अपनी पावर्स का मिस यूज करने के लिए, तब उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन. तो जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन 1 है फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव एंड अदर एसोसिएशंस. ये हमें राइट फंडामेंटल राइट हमें ये मिला हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में. तो यानी कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी देखते हैं. फ्रीडम अगेंस्ट अनरीजनेबल सेंसरशिप ऑफ थॉट एंड स्पीच. तो जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है. तो यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं है. ऑप्शन डी देखते हैं. फ्रीडम ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड इनह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन. ये हमें राइट प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 और 23 में. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ और अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 3. फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन कंट्री. तो ये ना हमारा आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 31, और उसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ है उसमें ये राइट प्रोवाइड किया जाता था. लेकिन इस राइट को बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 से इस राइट को निकाल दिया गया था. मतलब अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, लेकिन अभी भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300 ए के द्वारा. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन कंट्री. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, हाउ इज द मैटर डिसाइडेड. ऑप्शन 1 है इट इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी इन द कमीशन. ऑप्शन बी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स डिसीजन प्रिवेल ओवर अदर कमिश्नर्स. मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा. स्टेटमेंट सी है, ऑप्शन सी है. द मैटर इज रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, द डिसीजन ऑन विच इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ECI.
मतलब वो कहते हैं कि जो मैटर होगा वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाएगा और जो डिसीजन वो देंगे वही फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ऑप्शन 4 है, इफ 2 और मोर इलेक्शन कमिश्नर्स डिसाइडेड ऑन मैटर देन दैट डिसएग्रीमेंट विल प्रिवेल। तो जो इसमें हमारी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है स्टेटमेंट 1, जिसमें इसका डिसीजन ऐसे लिया जाता है कि फिलहाल ना कंट्री में हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं और तीनों की पावर्स, सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी जो इनको क्या कहते हैं परक्विजिटीज मिलती हैं ना वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये सब इनके इक्वल होने की वजह से जो इनकी पावर्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो तीनों मिलके डिसीजन लेते हैं। जो अगर जिसकी मेजॉरिटी आती है, मान लो कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करना चाहिए और दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कह देते हैं उस काम को करने के हक में वोट दे देते हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ वोट होगा वो प्रिवेल करेगा। तो जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेटमेंट 2 है, इवन दो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। स्टेटमेंट 3 है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय कैबिनेट। तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना उसका जिक्र होता है हमारे आर्टिकल 324 में। तो 324 आर्टिकल कहता है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा, जिससे क्या होता है कि जब ये बात बोल दी जाती है ना उससे क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस तरीके से बनती है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी का जिक्र हो। तो जो क्योंकि आर्टिकल 324 इस बात का जिक्र करता है कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाती है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेटमेंट 3 देखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल कैबिनेट। ओके, तो जो आर्टिकल 324 है ना वही हमें इसकी ये प्रोवाइड करता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो किस तरीके से होगी और उनका रिमूवल किस तरीके से होगा। तो जो असल में इनका जो रिमूवल होता है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और दूसरा इनकी जो सारी पावर्स होती हैं ना वो इक्वलेंट टू होती हैं, जो इनके सारे पावर्स हो गए या अलाउंसेस हो गए वो इक्वलेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट होते हैं। तो जो इनका रिमूवल होता है वो भी उसी तरीके से होता है। तो जो इनके रिमूवल का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि इनको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उससे पहले ना रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से। और स्पेशल मेजॉरिटी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस की थी कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मतलब जितने मेंबर्स उस पर्टिकुलर डे में प्रेजेंट होंगे उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो अगर तो फेवर में कर देंगे और फिर वो उसको रेजोल्यूशन को पास माना जाता है, लेकिन दोनों हाउसेज से चाहिए होती है। और उसके बाद इसका ग्राउंड ये होता है कि उनका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूफ होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। अगर ये सब हो जाएगा उसके बाद वो रेजोल्यूशन है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिमूव करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि वो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल कैबिनेट। तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इवन दो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 324 इसी चीज़ को मेंशन करता है, इसकी बात करता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when on election duty the government officers work under the control of statement 1 option 1 the concerned district administration, option 2 state planning board, option C chief secretary of the state, option 4 election commission। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The Comptroller and Auditor General of India is appointed by President of India based on the advice of ऑप्शन 1 है काउंसिल ऑफ स्टेटमेंट 1 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेटमेंट 2 है कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्टेटमेंट 3 है फॉर्मर कैग ऑफ इंडिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे जो हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट shall be submitted to the president who shall cause them to be laid before concerned legislative assemblies। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं एक बार, फिर मैं स्टेटमेंट 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्या कह रही है। स्टेटमेंट 2 है he shall only be removed from office in like manner on the grounds as the judge of Supreme Court। स्टेटमेंट 2 पहले बता देता हूं आपको। स्टेटमेंट 2 कहती है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होंगे या कैग होंगे उनको उसी ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाएगा जैसे जज किया सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जो मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके गया ना कि जज को कैसे रिमूव किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, लेकिन उसको पास करवाने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, और वो दोनों हाउसेस से पास करवाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो रिपोर्ट होती है फिर एक कमेटी बिठाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो चेक करती है कि जो बात या जो रेजोल्यूशन पास किया गया है दोनों हाउसेस में वो करेक्ट है कि नहीं है। इस बात को चेक किया जाता है कि जो उनका मिसबिहेवियर के बेसिस पे अगर उनको रिमूव किया जा रहा है तो वो मिसबिहेवियर वाकई में करेक्ट था कि नहीं था, और उसके बाद वो जो रेजोल्यूशन होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। वैसे ही आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट 2, ही कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो जो कैग होता है ना उनको भी उसी तरीके से रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। ये तो होगी स्टेटमेंट 2, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट होगी जो बनाएंगे कंट्रोलर कैग बनाएगा, स्टेट्स की रिपोर्ट बनाएगा, वो सबमिट की जाएगी प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस रिपोर्ट को जो पर्टिकुलर जिस स्टेट की वो रिपोर्ट बनाई गई है उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको ले डाउन करेंगे। ऐसा नहीं होता है, असल में जो कंट्रोलर जनरल स्टेट्स की जो रिपोर्ट बनाता है ना वो उस रिपोर्ट को दे देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर फर्दर उसको ले डाउन करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उस स्टेट की। तो अगर यहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, अब ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव द कैग फ्रॉम हिज ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय लोकसभा, करेक्ट है, मैंने अभी बताया आपको। रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय राज्यसभा, ये भी करेक्ट है, ये मैंडेटरी हैं दोनों चीजें। उसके बाद इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा कि जिस ग्राउंड्स पे उन्हें रिमूव किया जा रहा है क्या वो सच में वो ग्राउंड्स वैलिड हैं। और लास्ट में ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इन तीनों चीज़ों के बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे कि उनको रिमूव कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली क्योंकि अभी तक किसी को रिमूव एज सच किया नहीं गया है तो इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जनरली प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं कि नहीं करते। तो जो वैसे प्रेसिडेंट ऑर्डर उसके अगर सही सीरियल ऑर्डर में चले तो वो ऑर्डर यही बनता है कि दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी, स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास की जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगी और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द ऑडिट्स of receipts and expenditure of
सबसे पहले है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड है मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैग है वो इन चारों में से किससे कंसर्न नहीं करता, किसकी रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर को वो ऑडिट नहीं करता। तो ऑप्शन 1 है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन वन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट कंपनीज और ऑप्शन डी है लोकल बॉडीज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज होती है ना, जो उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑडिट की जाती हैं जो कंसर्न स्टेट अकाउंटेंट जनरल्स होते हैं ना उनके द्वारा की जाती है। तो उस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कैग। स्टेटमेंट 1 है पार्लियामेंट कैन रिड्यूस द पावर ऑफ कैग विद ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी इन ईच ऑफ द हाउस। ऑप्शन 2 है स्टेटमेंट 2 है द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर बोथ फ्रॉम द ही ऑडिट्स द एक्सपेंडिचर फ्रॉम बोथ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड वो फंड होता है कि मान लो इमरजेंसी कुछ ना कुछ कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाए ना, उस टाइम पे अगर हमें पैसों की ज़रूरत हो तो वो कंटिजेंसी फंड से निकाले जाते हैं। ऑप्शन सी है और स्टेटमेंट 3 है ही कैन ऑल्सो ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ जिला परिषद इफ प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो कैग है उसको अपॉइंट करने वाले भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी पावर्स डिसाइड करने वाले भी प्रेसिडेंट है और जो उसका टेन्योर होता है वो डिसाइड करने वाले भी प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको प्रेसिडेंट की हर बात माननी पड़ती है। तो अगर प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर करें कि आपको जिला परिषद के अकाउंट्स को ऑडिट करना है तो वो उसको ऑडिट करते हैं। तो जो उस वजह से जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट हो जाती है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 149 ये पावर्स प्रोवाइड करता है कि जो पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को पावर्स प्रोवाइड करता है आर्टिकल 149 के तहत कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग। तो उस वजह से जो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ना वो करेक्ट हो जाती है। और मान लो अगर उनको पार्लियामेंट को कुछ भी चेंजेस करने हो या रिड्यूस करनी हो पावर्स को तो एज सच उनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल मेजॉरिटी से अपनी उनकी पावर्स को लिमिट कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये तो सबको पता है कि ये दोनों अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ऑडिटिंग चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो वो कैग के द्वारा ही की जाती है। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो तो ऑलरेडी करेक्ट थी। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जो इसकी टोटल पीपीटी है ना वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर दूंगा और फर्दर और क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे आपके लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे और उसके अलावा पॉलिटी के और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस हमारी क्लास इतनी ही थी। थैंक यू सो मच।